जय हिंद स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि नाम से ही हमें यहाँ रेफरेंस मिल रहा है कि इक्वी का मतलब होता है इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल कहाँ पर होना चाहिए? किसी सरफेस पर। तो किसी चार्ज के अराउंड 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हों जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हों, इक्वल पोटेंशियल हम सपोज कर लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज के चारों ओर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी, और इससे अगर आर डिस्टेंस पर बात करें तो आर डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि पोटेंशियल पी वी है, और अगर मैं ये सारे पॉइंट्स इसके चारों ओर, इस चार्ज के चारों ओर सारे पॉइंट्स ऐसे पकड़ूं जहाँ पर पोटेंशियल सेम है, जहाँ पर पोटेंशियल सेम है, चारों ओर ऐसे अगर पकड़ूं कि जहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो हम ये देखेंगे कि अगर उनका डिस्टेंस ऐसे आर है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर आर है, तो इन सारी पॉइंट्स को अगर मिलाओ और मिलाते हुए एक ऐसे सरफेस ड्रॉ करो, तो इस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इस सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ आर डिस्टेंस पर हर एक पॉइंट पर जो ये इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या है? सेम है। अगर मैं ये वाला पॉइंट की बात करूँ तो अगर इस पर पोटेंशियल वी ए है, और इस वाले पॉइंट पर बात करूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल वी वी है, इस वाले पॉइंट की बात करूँ पोटेंशियल वी सी है, इस वाले पॉइंट की बात करूँ पोटेंशियल वी डी है, तो हम ये देखेंगे कि वी ए इक्वल टू वी वी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी। हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, और जस्ट लाइक वी। तो अगर मैं इस सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, वी ए माइनस वी बी ऐसे निकालूं, तो वो पोटेंशियल जीरो आने वाला है। वी बी माइनस वी सी निकालूं तो वो पोटेंशियल जीरो आने वाला है। वी सी माइनस वी डी निकालूं तो वो पोटेंशियल जीरो आने वाला है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इस सरफेस पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा तो पोटेंशियल कैलकुलेट करूँगा तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 V2 V3 ऐसे आ सकता है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो आएगा। मेरे कहने का मतलब कि V1 V2 का यहाँ कहने का ये मतलब हुआ कि उसका पॉइंट के हिसाब से नाम होगा, कुछ भी हो सकता है V1 V2 V3, लेकिन V4, लेकिन उस पर नेट पोटेंशियल V ही होगा, सेम पोटेंशियल ही होगा। और इस वजह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और हम इतना जानते हैं कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q होगा। और किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो पोटेंशियल जीरो होता है, तो Q, तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो एक बात आपको पता चल गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पर ले जाएं, पॉइंट C पर ले जाएं, किसी भी पॉइंट पर लेकर जाएं, तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर आर नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू आर मोर पॉइंट्स। दो से ज़्यादा अधिक पॉइंट किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप लें तो उस पर वर्क डन करना ही नहीं पड़ता है। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे से तीसरे पर लेकर आप चले जाओ। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस है जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। इसी बात को यहाँ डेफिनेशन में आप समझ लो। द फैमिली ऑफ द सरफेस दैट कनेक्ट, कह रहा है फैमिली ऑफ द सरफेस दैट कनेक्ट पॉइंट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कह रहा है कि सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जितने भी पॉइंट हैं उनको कनेक्ट कर लो, तो इन पॉइंट से को कनेक्ट करने पर जो इन पॉइंट की फैमिली बनेगी, इसी को हम पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी टफ लग रही हो तो आप दूसरा डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इफ़ ऑल द पॉइंट ऑफ अ सरफेस, कह रहा है सरफेस पर जितने भी पॉइंट हैं आर एट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उन पर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पॉइंट A B C जितना भी पॉइंट आप लेना चाहें ले लें, और आप देखेंगे कि सब पर पोटेंशियल V ही है। तो कह रहा है कि एट ऑल द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन द सरफेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब अगर मैं कोई एक यहाँ पर बना दूँ कि ये मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से मैं कहूँ कि R डिस्टेंस पर, ये R1 डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, तो ये इस पर पोटेंशियल V1 है, तो हम कहेंगे कि इससे चारों ओर R1 डिस्टेंस पर एक सरफेस जो मिलेगा वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल तो अब V1 ही है,
पोटेंशियल कितना है, V1 ही है, V1 ही है, V1 ही है, लेकिन इस सरफेस पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, सेम है, पोटेंशियल कैसा है, सेम है। हम दूसरा ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इससे R2 डिस्टेंस पर एक दूसरा सरफेस है, लेकिन इस पर पोटेंशियल कैसा है, सेम ही होगा, तो ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ऐसे बहुत सारे स्फेयर हम ड्रॉ कर सकते हैं, और इन स्फेयर्स से ऐसे R डिस्टेंस पर अगर हम बात करें, R3 डिस्टेंस पर, तो ये भी एक क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल फॉर्म में ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो। जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे परपेंडिकुलर एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा सरफेस है, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। ये क्या होगा, ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा, ये भी क्या होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा, ये भी क्या होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होगा। आपने एक चीज़ और देखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलेगी, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कैसे चल रहा है, वो एकदम परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर। इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स, या लाइन ऑफ फोर्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। ये आप कैसे प्रूव करोगे कि ये परपेंडिकुलर होता है? तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है किसी दो पॉइंट के बीच में, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और हमने आपको कहा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, यानी कि डेल वी इज इक्वल टू जीरो अपॉन क्यू नॉट, और डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम एक चीज़ जानते हैं कि लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो ये हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वैल्यू जीरो आ गई है तो जीरो रख दो, तो E इज इक्वल टू डी एल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो तभी आ सकता है जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप ओपन करो, जैसे, क्योंकि ऐसा होता है E डी एल और कॉस थीटा, ये अगर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, तो ये वैल्यू जीरो कब आ सकती है, ये वैल्यू जीरो कब आ सकती है, ये वैल्यू जीरो तभी आ सकती है जब कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी ये वैल्यू जीरो आ सकती है, अदरवाइज़ जीरो नहीं आएगी। तो यहीं से पता चल पा रहा है कि ये थीटा एंगल किसके बीच में हो है, ये डी एल एंड ई के बीच का एंगल है, ये थीटा डी एल और एल ई के बीच का एंगल है। तो इससे ही पता चल पा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कैसे होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। कैसे होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे क्या होती हैं, ये 90 डिग्री पर होते हैं। ये कैसे होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, जो कि है डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पोटेंशियल। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।